A very good morning to the students, class 10th। बेटा कल हमने ग्रेट डिप्रेशन के बारे में पढ़ा था। उससे पहले हमने जो है कॉर्न लॉ पढ़ा और कॉर्न लॉ के एबोल्यूशन के इफेक्ट्स पढ़े। आज हम ग्रेट डिप्रेशन जब हमने कल पढ़ा है तो ग्रेट डिप्रेशन में मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ कि ग्रेट डिप्रेशन का ईयर जो है वो 1929 से 1930 तक है। और वो ईयर जो है पूरे वर्ल्ड के लिए प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही वर्स रहा है। मैक्सिमम वर्ल्ड के कंट्रीज 1929 से 1930 तक इस क्राइसिस से गुजरे हैं। उन्होंने ये क्राइसिस जो है अपनी इकोनॉमी का डिस्टर्ब होना फेस किया है। तो यहीं पर अब हम उस ग्रेट डिप्रेशन को के कारण क्या क्या थे, फैक्टर्स क्या क्या थे जिनकी वजह से 1929 से लेकर 1930 तक वो ईयर ग्रेट डिप्रेशन के लिए अनाउंस किया गया। उसका पहला जो फैक्टर था वो ये था कि ब्रिटेन के अंदर जब कॉर्न की एग्रीकल्चर पर, कल्टीवेशन पर प्राइस को फॉल कर दिया गया तो वहां का प्रोडक्शन, वहां की इनकम, वहां का इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो रेज होना स्टार्ट हो गया। और जब ब्रिटेन का इंडस्ट्रियल सेक्टर रेज होना स्टार्ट हो गया, वहां का प्रोडक्शन बढ़ना स्टार्ट हो गया, उसके बाद उन्हें लेबर की जरूरत और पड़ने लगी। उनके लिए, लेबर के लिए उन्होंने होम्स का, घरों का अरेंजमेंट किया। बहुत सारे लेबर जो है अपने बर्थ प्लेस को छोड़कर माइग्रेट होकर ब्रिटेन के अंदर आने लगे और उसने उसके साथ साथ अपने कॉर्न का प्रोडक्शन दूसरे प्लेसेस पर भी स्टार्ट कर दिया, यानी कि अदर कंट्रीज में स्टार्ट कर दिया। और उसके जो दूसरे कॉम्पिटिटर कंट्रीज थे, यूरोपियन कंट्रीज, ऐसे ही अमेरिका, ये अवेयर हुए। इन्होंने अपनी एग्रीकल्चर का कुछ पार्ट, 70% पार्ट जो था वो क्लीन करवा लिया अदर क्रॉप से और उन्होंने भी कॉर्न का ही प्रोडक्शन स्टार्ट करना किया। उसके बाद उनके यहाँ भी लेबर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ने लगी, उनके यहाँ भी क्या कहते हैं रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट इंक्रीज होने लगी। उसी को देखते देखते जो है वो अपने कंप्यूटर कंट्री ब्रिटेन के साथ कंपीट करने लगे और वो भी चाहने लगे कि हमारी इनकम जो है इंक्रीज हो जाए, हमारी इकोनॉमी स्टेबल हो जाए, हमारा जो क्राइसिस जो हमने फेस किया है 1929 से लेकर 1930 में, वो सब जो है वो पूरा हो जाए। तो यहाँ पर हम फैक्टर को डिस्कस करते हैं। तो वहां के एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जब वहां के फार्मर्स ने उस कॉर्न को प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया और उसके प्राइस डाउन होने की वजह से उसकी डिमांड अराइज होने लगी, तो वहां के फार्मर्स को ये लगने लगा कि इसका प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। और वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना ही क्या हो गया, उनके लिए नुकसान हो गया। एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन रिमेन्स प्रॉब्लम। यहाँ पे कहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के जितने भी गुड्स हैं उनको अगर आप ओवर प्रोडक्शन करेंगे, ओवर प्रोड्यूस करेंगे तो वो एक प्रॉब्लम बन जाते हैं। और वो डिमांड अराइज क्यों होगी? ड्यू टू द डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के प्राइस के अंदर डिक्रीज होने की वजह से फार्मर्स ट्राई टू एक्सपेंड प्रोडक्शन टू मेंटेन देयर ओवरऑल इनकम। और ये काम
फार्मर्स ने इसलिए किया कि उन्हें 1929 से 1930 के बीच जो उनकी इनकम का लॉस हुआ था, जो उनके प्रोडक्शन का लॉस हुआ था एग्रीकल्चर के अंदर, वो चाहते थे कि हम उस साल की इनकम को अपनी मेंटेन कर लें, यहाँ से प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा कराकर, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ज्यादा इनकम होगी। इसलिए जो इनकम का लॉस हमें 1929 से और 1930 के बीच हुआ है ग्रेट डिप्रेशन में, उस इनकम को हम क्या कर ले, मेंटेन कर ले। तो ये पहला, इसलिए उन्होंने ओवर प्रोडक्शन कराया। ये पहला जो फैक्टर था वो ग्रेट डिप्रेशन का था, इस वजह से भी ग्रेट डिप्रेशन हुआ। अब हम सेकंड फैक्टर डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो बेटा सेकंड फैक्टर जो है आपका वो ग्रेट डिप्रेशन का, वो ये है कि जब फार्मर्स ने खेती करना स्टार्ट किया तो उससे पहले उनके पास कोई पैसा नहीं था, इसलिए उन्होंने अमेरिकन बहुत सारे मेजर बैंक से लोन लेना स्टार्ट कर दिया और उस लोन को इन्वेस्टेड कैपिटल मानकर उस एग्रीकल्चर के अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो मैनी कंट्रीज फाइनेंस देयर इन्वेस्टमेंट थ्रू द लोन दे गॉट फ्रॉम द यूएसए। अब यूरोपियन कंट्रीज जितने थे उन्होंने यूएसए के मेजर बैंक से लोन लेना स्टार्ट कर दिया और उस लोन को लेने के बाद उस कैपिटल से जो है वो इन्वेस्टमेंट किया और अपना जो क्या कहना चाहिए वर्किंग थी, अपना जो प्रोफेशन था या अपना बिजनेस था वो स्टार्ट कर दिया। कुछ टाइम बाद अमेरिकन कैपिटलिस्ट स्टॉप्ड ऑल द लोन्स टू द यूरोपियन कंट्रीज। अमेरिका के जितने भी पूंजीपति लोग थे उन्होंने स्टॉप कर दिया, रोक दिया आने वाले टाइम के लिए सभी लोन्स यूरोपियन कंट्रीज के लिए। तो यूरोपियन कंट्रीज के जो लोन लेने वाले लोग थे उनकी जो क्या कहते हैं अर्निंग थी वो तो रुक गई, जिसकी वजह से वो लोन की वजह से जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, उन अमेरिकन कैपिटलिस्ट ने लोन देना यूरोपियन कंट्रीज को बंद कर दिया। अब क्या हुआ, तो बहुत सारे जो बैंक थे यूरोप के वो क्या हो गए, फेलियर हो गए और उनकी करेंसी जो थी, यूरोपियन जो करेंसी थी जिसे हम स्टर्लिंग कहते हैं, ठीक है, वो क्या हो गई, वो कोलैप्स हो गई, वो डाउनफॉल हो गई। यानी करेंसी की जो वैल्यू थी वो बिल्कुल ही कोलैप्स हो गई। इस वजह से क्योंकि यहाँ के यूरोपियन कंट्रीज के जो बैंक थे, क्या कहते हैं, और पर्सन्स थे जो इन्वेस्टर के रूप में वर्क कर रहे थे, वो यूएसए के बैंक से लोन ले रहे थे और यूएसए के कैपिटलिस्ट लोगों ने उन्हें लोन देना बंद कर दिया था। इसलिए वो इन्वेस्टमेंट करने में अनेबल थे, असमर्थ थे। तो उनका जो पोर्शन था आगे इन्वेस्ट करने का, इन रेट ऑफ अर्निंग करने का या रेट ऑफ रिटर्न हासिल करने का, वो यूरोपियन कंट्रीज का फुलफिल नहीं हुआ। उनकी करेंसी कोलैप्स हो गई, उनके बैंक फेल हो गए, इसलिए ग्रेट डिप्रेशन का ईयर स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पर इसके बाद थर्ड जो फैक्टर है वो हम डिस्कस कर रहे हैं।